दोस्तों नमस्ते। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का दिन है 23 जनवरी 2024 और आज मार्केट खुलने के बाद कंटिन्यूअसली नीचे की ओर गिरता ही रहा। आप देख सकते हैं एक बड़ी गिरावट आई है 333 पॉइंट की। ओवरऑल -1.54% की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली। और निफ्टी ही नहीं बल्कि निफ्टी नेक्स्ट 50 या फिर मिड कैप की बात कर ले, कमोबेश हर जगह या फिर बाय एंड लार्ज ब्रॉडर मार्केट में ज्यादा गिरावट थी। ये देख सकते हैं आप, निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है ये 2.6% से गिरा है। मिड कैप सेलेक्ट भी 2.5% से गिरा है। और कोई भी सेक्टर आप पकड़ लें, हर जगह आपको आज गिरावट देखने को मिल रही थी, एक्सेप्ट फार्मा सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर, जहां पे कि अच्छी आपको ऊपर की ओर कहीं ना कहीं शेयर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। आप देख सकते हैं ये सारे फार्मा के शेयर हैं, शिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी एंड भारती एयरटेल जो है, कहीं न कहीं भारती एयरटेल जो है नई-नई ऊँचाई बनाता जा रहा है। बहुत लंबा कंसोलिडेशन इसने भी किया है और पिछले 10-15 साल से जब से मैं इसे देख रहा हूँ, इसमें कभी भी मोमेंटम देखने को नहीं मिला था और ऑफ लेट मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, इसके रिजल्ट पे नज़र रखें। हालाँकि रेवेन्यू तो बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज़्यादा आपको आप देख सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी अगर भारती एयरटेल का आप देखेंगे तो ये शायद नेगेटिव है। हम देखते हैं, चर्चा करते हैं इसके बारे में। मुझे लगता है कि भारती एयरटेल यहाँ से एक नई ऊंचाई पे जा सकता है। हो सकता है कि 1500 तक का आने वाले 6 महीने में ये जो है टारगेट दिखा जाए, तो इस पे नजर रखें। एनालिसिस करके आप चाहें तो इसमें पोजीशन ले सकते हैं। आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट अच्छे आए हैं, जिसके चलते जो है यहाँ भी आपको पॉजिटिव में ये बंद होता दिखा। अगर आप गिरने वाले शेयर देखें तो आप देख सकते हैं कि ये सारे जो हैं इंडसइंड बैंक, कोल इंडिया, एसबीआई लाइफ, ओएनजीसी, अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स में बहुत दिनों के बाद अब गिरावट देखने को मिल रही है। अच्छी बात है, अदानी के सारे शेयर्स गिर रहे हैं। जो देखने को मिला वो ये मिला कि रेलवे के शेयर्स, जो कि अभी पिछले कुछ दिनों में मार्केट के डार्लिंग स्टॉक बने हुए थे और बहुत तेजी से ऊपर जा रहे थे, आज फिर से गिरते हुए नजर आए। तो अगर आप रेलवे के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं इस पे अपनी नजर बना के रखें। इरकॉन या फिर आईआरएफसी और ऐसे काफी सारे स्टॉक्स हैं जिस पे आपकी नजर होनी चाहिए, और फर्दर गिरावट आती है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, मार्केट का मूड समझना जरूरी है। ये समझना जरूरी है कि निफ्टी यहाँ से और कितना गिर सकता है। और इसको अगर हम चार्ट से देखें, टेक्निकल चार्ट से, तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी जो है अपने 50 डे मूविंग एवरेज, जो कि ग्रीन में आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसके आसपास ही कहीं ना कहीं जा करके सपोर्ट लेगा। और ये सपोर्ट जो है 21,144 का बनता है। और ये मैंने निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है। आप देख सकते हैं जो प्रीवियस सपोर्ट था वो 20,000 का था, और 20,000 के ऊपर जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है वो 21,150 का बनता है। ये देखिए, ये मामूली सा सपोर्ट है। यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम निफ्टी ने जो है बिताया नहीं है। तो अगर गिरावट आती है तो चांसेस है कि यहाँ से बाउंस बैक आपको देखने को मिल जाए 21,100 से 150 के बीच में, या फिर 21,100 को अगर ये नीचे की ओर तोड़ जाता है तो फिर आपको नेक्स्ट जो है वो सपोर्ट वो मिलेगा 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास, जो कि 20,950 का है। उसके नीचे जाता है तो अगला सपोर्ट जो है वो फिर काफी नीचे है और वो 20,100 रुपये पे बनता है। तो जी हाँ, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगले कुछ दिन आपको मार्केट को मॉनिटर करना पड़ेगा। मार्केट में जिस तरह की गिरावट आज देखने को मिली, ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं ओवरहैंग रहेगा मार्केट में फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज़। तो जो भी अच्छी कंपनी जिसे आप टारगेट कर रहे थे और जो आपकी रीच के बाहर थे, मार्केट ने फिर से आपको मौका दिया है। मार्केट कंटीन्यूअस बुल रन में बना हुआ है और आने वाले वक़्त में भी बना रहेगा। बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ ऑलरेडी लास्ट 2 इयर्स में आ चुके हैं, बड़े-बड़े न्यूज़। सो अनलेस समथिंग कैटास्ट्रोफिक हैपेंस, जो कि मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा, नहीं होगा। अगर कुछ ऐसा न्यूज़ आता है तभी मार्केट गिर सकता है, नहीं तो अदरवाइज ये जो बुल रन है वो फर्दर कंटिन्यू करेगा। तो अच्छे-अच्छे स्टॉक्स को पहचानें और उसमें इन्वेस्ट करें। क्या अभी भी कहीं मौका है जहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है? आज के मार्केट ने अगर देखा जाए तो एफआईआई ने अराउंड 3000 करोड़ का सेल किया है और डीआईआई ने थोड़ा सपोर्ट दिया है 250 करोड़ का बाई करके। लेकिन फॉल फिर भी बड़ा था और ऐसे पॉकेट्स में था जहाँ की तेजी ऑफ लेट काफी ज्यादा देखने को मिल रही थी, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर है या फिर रेलवे सेक्टर्स हैं। इन सब सेक्टर्स में काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली थी। तो वीक स्टॉक्स
सुजलॉन हो गए, रिलायंस पावर हो गए, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, या फिर आप कह लो जेपी पावर, जेपी एसोसिएटेड एक्सेट्रा। ऐसे ऐसे स्टॉक्स में अगर आप हैं और मार्केट वापस से नीचे की ओर जाता है तो मुश्किल होगा निकलना, आप फंस सकते हैं। इसलिए फंडामेंटल्स को चेक करके ही इन्वेस्टमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की चर्चा सबसे पहले भारतीय एयरटेल लिमिटेड के साथ। जी हाँ, ये स्टॉक लार्ज कैप है, बहुत बड़ा मार्केट कैप है, 6,81,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 1157 रुपए पे बना हुआ है और आज के दिन जब मार्केट गिर रहा था इसमें भी इसने कहीं ना कहीं अपनी बढ़त दिखाई है। 3% की बढ़त के साथ आज ये बंद हुआ है और कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में बना हुआ है। अगर आप इसको नोटिस करें लास्ट 5 डेज या फिर लास्ट 1 मंथ, कोई भी टाइम फ्रेम पे अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो ये ऑफ लेट काफी अच्छा कर रहा है। 6 महीने की बात करें तो 30% का रिटर्न है, एंड 1 ईयर की बात करें तो यहाँ पे 50% का एक काफी अच्छा रिटर्न है। फॉर कंपनी विद सच अ लार्ज मार्केट कैप इस तरह का रिजल्ट देना बहुत मायने रखता है। और अगर आप इसका लाइफ टाइम चार्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो 500 रुपए का जो इसका एक रेजिस्टेंस था, इस पे इसने बहुत लंबा वक्त गुजारा है। 2007 से लेकर के 2020 तक ये जो था इस रेंज में फंसा हुआ था। तो जैसे ही ये 500 के ऊपर निकला है, 600 के ऊपर निकला है, तो ये लाजमी था कि इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, या फिर कहें कि एक लंबे समय के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है तो ये ब्रेकआउट जो है वो फर्दर कंटिन्यू करेगा। तो अगर आप सेफ्टी के साथ किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड विद द होराइजन ऑफ नेक्स्ट 1 to 2 years एंड स्टिल यू आर एक्सपेक्टिंग गुड रिटर्न, तो आई थिंक कि भारतीय एयरटेल लिमिटेड अभी उस मोड में है जहां से आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर आप क्विक मनी बनाने आए हैं तो फिर जी नहीं, ये स्टॉक आपके लिए नहीं है। उसके लिए फिर स्मॉल स्टॉक या फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, जहां ऑफ कोर्स आपको रिस्क भी ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ रिस्क कम है और रिवार्ड मिलने की चांसेस ज्यादा हैं। ऐसा इसलिए भी है कि मुझे लगता है मार्केट में अब डुओपोली बन के रह गई है। जियो और भारती एयरटेल, अब ये दो ही मेजर प्लेयर मार्केट में रह गए हैं और बाकी के सारे जितने भी प्लेयर्स हैं मार्केट में वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। भारती एयरटेल जो है कहीं ना कहीं लीडर बन के उभरा है इस सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में, और इसका फायदा इसको देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स पी रेशियो जो है वो एक्सपेंसिव है, और अगर आप इसका रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंटिन्यूअसली ये ऊपर जा रहा है। पहले जो था ये लॉस में कंपनी चल रही थी, टिल 2021 तक ये लॉस में थी, लेकिन ऑफ लेट जो है ये धीरे धीरे करके प्रॉफिटेबल हो गई है और ग्रोथ जो है वो फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स ये काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। ये देखो आप, रेवेन्यू का ग्रोथ जो है वाई ऑन वाई बेसिस पे 19% से बढ़ा है और नेट इनकम जो है ये बहुत तेजी से बढ़ा है 96% से। प्रॉफिट मार्जिन देखो ये कितना तेजी से बढ़ा है 64% से। तो जी हाँ, ये डुओपोली का फायदा उठा रहे हैं ये और जियो दोनों ही। अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ देखो, ये 175% का ग्रोथ है, एबिटा में ग्रोथ 24% का है। सो ये जो नंबर है ये मुझे बता रहा है या फिर कॉन्फिडेंस दे रहा है कि फंडामेंटली कंपनी में चेंज हो रहा है और इसलिए शायद इसमें जो है वो आपको एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। पीई री रेट हो चुका है, इसके चलते पी जो है अभी 88 पे आ चुका है, लेकिन ये फर्दर कंटिन्यूड रहेगा फॉर द नेक्स्ट 6 months to 1 year, और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कैसे रिजल्ट आते हैं। अगर आप चाहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी, तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में है। बहुत ज्यादा नीचे गिरता है तो 900 तक जाएगा, लेकिन ऊपर जाता है तो ऑलमोस्ट डबल होने की संभावना ये रखता है नेक्स्ट 1.5 to 2 years में। कंपनी का आरओई देखें 9 पे है और आरओसी जो है ये देखिए, आरओई जो है वो धीरे धीरे करके पहले नेगेटिव था लेकिन अब जो है वो पॉजिटिव भी हो गया है, और आरओसी भी जो है वो 11 है। और इसमें भी देखते हैं तो ये भी देखिए ये कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। तो जी हाँ, ग्रोथ आरओई और आरओसी दोनों में ही देखने को मिल रहे हैं। पिग रेशियो बहुत ज्यादा है, 6 पे है, तो कंपनी एक्सपेंसिव हो चली है। लेकिन क्या कोई कंपटीशन है मार्केट में? तो जी हाँ, कोई कंपटीशन नहीं है एक्सेप्ट जियो। इसका फायदा इसको मिलेगा तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। देख सकते हैं पी पहले होता था 66 जो कि गिर के आ गया था 54 के आसपास, 60-50 इसके आसपास ही बना रहता था, और अब ये भी काफी महंगा हो चला है, 85 पे है। तो क्या यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। रीजन सिर्फ ये है कि रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, प्रॉफिटेबल हो चुकी है कंपनी, जबकि मार्केट में वोलेटिलिटी दिख रही है, मार्केट गिर भी रहा है, लेकिन ये कंपनी अप ट्रेंड में कंटिन्यूअसली बनी हुई है। सो फंडामेंटल में भी एक इनहेरेंट चेंज आया है, प्लस टेक्निकली ये स्ट्रांग है अभी, तो इसका फायदा आप उठा सकते हैं। और एक मजे की चीज आप देख सकते हैं कि सीएजीआर जो है लास्ट 3 इयर्स का
ये ज़्यादा है लास्ट 5 ईयर्स के सीएजीआर से। इट मीन्स कि ऑफ लेट जो है ग्रोथ इस कंपनी में ज़्यादा देखने को मिल रहा है और इसके चलते ही रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों का ही सीएजीआर काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसका प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये सीएजीआर तो और भी ज़्यादा अच्छा है, 126% का है यहाँ पे लास्ट 3 ईयर्स का। तो जी हाँ, ये सारे पैरामीटर्स मुझे कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि कहीं न कहीं जो है इसमें रन अप फर्दर जारी रहेगा। इसका फ़ायदा उठाएँ। ये देखिए ग्राफ भी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है जो कि कंटीन्यूअसली अपसाइड की ओर आपको देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्राफ देखिए ये कंटीन्यूअसली ऊपर जा रहा है। और टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे मूविंग एवरेज 5 डे, 10 डे, 12 डे और 20, 26, 50, 100 डे, 200 डे सब के सब जो है मूविंग एवरेज इनके ऊपर चल रहा है अभी जो ये करंट प्राइस है 1158। तो जब भी ऐसा होता है कि करंट प्राइस सारे के सारे मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा होता है, इसका मतलब ये है कि ये मोमेंटम में कंपनी बनी हुई है। और भी एक इम्पॉर्टेंट आप यहाँ देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन, जो आज का वॉल्यूम है वो वीक के वॉल्यूम और मंथ के वॉल्यूम से कहीं ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है। ये देखो आप, वीक का वॉल्यूम था कितना, 5.7 मिलियन और अभी कितना है 14.5 मिलियन। तो जी हाँ, कहीं ना कहीं डिलीवरी में लोगों का इंटरेस्ट है। डिलीवरी वॉल्यूम 3 टाइम्स है और टेक्निकल जो है वो मुझे सपोर्ट दे रहा है कि यहाँ से भी फर्दर ग्रोथ की संभावना है। और जो 100 डे का मूविंग एवरेज है वो 1000 के आसपास है। 50 डे का भी मूविंग एवरेज वहीं पे है 1000 के आसपास। वहां से करीब करीब 10% का जंप इसने दिखा दिया है, कंफर्टेबली उसके ऊपर है। तो यहाँ से थोड़ी गिरावट आई थिंक 1100 के आसपास आप चाहें तो इसमें पोजीशन ले सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ अराउंड आई थिंक 1600। इमीडिएट आपको वो टारगेट देखने को मिल सकता है। और देखिए पब्लिक के पास कोई भी होल्डिंग नहीं है, 3% की होल्डिंग है। पब्लिक जब तक जागेगी तब तक लेट हो चुका होगा। एफआईआई धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं, ये देखिए आप। और म्यूचुअल फंड वालों की होल्डिंग जो है वो मोर और लेस कांस्टेंट ही है, ये भी देर से जगेंगे लगता है। लेकिन प्रमोटर के पास अभी भी मेजोरिटी ऑफ द होल्डिंग है 55% की। और एक अच्छी चीज आपको दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं भारती एयरटेल लिमिटेड, आप देखिए बल्क डील कर रहे हैं ये और कंटिन्यूअसली बाय कर रहे हैं। 1 दिसंबर को इन्होंने बाय किया है 1023 रुपी के प्राइस पे। कितनी क्वांटिटी, 811 लैक्स और 8 करोड़ शेयर इन्होंने बाय किया है। इसके पहले भी बाय किया है भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड। सो जो प्रमोटर है ये खुद ही अपनी कंपनी के शेयर बाय करते जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ भी बाय किया है फिर से 8 करोड़ सेम डे पे। इसके अलावा अगर आप देखें तो इक्विटी फंड इन्होंने एक लंबा बड़ा बाय किया है 1,81,000 का। और इसके साथ साथ अगर आप इनसाइडर ट्रेडिंग ये डिटेल्स देखते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मार्केट से ये कंटिन्यूअसली परचेज कर रहे हैं भारतीय एयरटेल एम्प्लॉइज वेलफेयर ट्रस्ट के अंदर। कंटिन्यूअस एक्विजिशन आपको देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, न्यूज सबसे बाद हमारे पास आती है। कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं उनको तो पता ही होता है कंपनी कैसा कर रही है एंड इन फ्यूचर कैसा करेगी, एंड बेस्ड ऑन दैट दे आर acquiring their own shares. So this gives me extra confidence to go and invest in this company just to be on the safe side. बहुत ज्यादा मार काट नहीं बचानी है, आराम से एक अच्छा प्रॉफिट आप इस कंपनी से निकाल सकते हैं। और ज्यादा पैसा लगाना है तो जी हाँ, ये एक सेफ कंपनी आपके लिए हो सकता है। और अगर हम इसका टेक्निकल चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअसली जो है ये अप ट्रेंड में बना हुआ है। ये देखिए आप, कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, ये देखिए। और इसके अलावा जो है वॉल्यूम पे पिक करता है, यहाँ भी वॉल्यूम पे बढ़ा है, यहाँ भी वॉल्यूम पे बढ़ा है, यहाँ भी वॉल्यूम पे ऊपर जा रहा है, यहाँ भी वॉल्यूम बढ़ा हुआ आपको देखने को मिलेगा। और देखें आप, ये जो 50 डे का मूविंग एवरेज है इस पे सपोर्ट लेकर के ऊपर चल रहा है, गिरता भी है तो 50 डे के मूविंग एवरेज के पास आता है लेकिन वहां से फिर बाउंस बैक कर जाता है। तो 50 डे का मूविंग एवरेज जो अभी है वो है 1020 के आसपास और अभी जो करंट प्राइस है वो 1158 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं अगर ये गिरेगा तो यहीं पे सपोर्ट लेगा 1020 के आसपास। तो आपका रिस्क कितना है इमीडिएट अगर देखा जाए तो 10% का रिस्क है। लेकिन जो ट्रेंड इसने पकड़ा है आफ्टर 10 इयर्स ऑफ कंसोलिडेशन, 10 इयर्स का कंसोलिडेशन रहा है, तो ये ट्रेंड फर्दर कंटिन्यू करेगा। देखो, दो तरह का कंसोलिडेशन है, प्राइस कंसोलिडेशन और टाइम कंसोलिडेशन। प्राइस कंसोलिडेशन मींस प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाता है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो वो फिर एक रिकवरी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन दूसरा क्या है, टाइम कंसोलिडेशन, जिसमें एक लंबा टाइम अगर कोई कंपनी किसी प्राइस रेंज में रहती है और एक लंबा वक्त गुजारती है और जब उस
रेंज से बाहर निकलती है तो फिर से एक लंबा ऊपर की ओर आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। ऐसा ही इसमें भी देखने को मिल रहा है, ऐसा आपको LIC इंडिया में भी देखने को मिलेगा और ऐसा आपको GIC-RE जनरल इंश्योरेंस वहां भी देखने को मिलेगा। आप इन सारी कंपनी पे GIC-RE और LIC इंडिया पे मैंने पहले चर्चा की है। आज भारती एयरटेल आपके सामने रख रहा हूँ। अपना एनालिसिस करें और उसके बाद कोई भी डिसीजन लें। और इसके बाद जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ वो नाम है पक्का लिमिटेड। जी हाँ, पैकेजिंग विथ अ सोल, इसके बारे में बात कर रहे हैं और ये सारे इनके प्रोडक्ट हैं पैकेजिंग में। फूड कैरी मटेरियल्स, मोल्डेड प्रोडक्ट्स, ये प्लेट्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा फ्लेक्सिबल पैकेजिंग की बात कर रहे हैं। चॉकलेट के लिए जो रैपर चाहिए वहां पे भी रैपर बना के दे रहे हैं और एग्रीकल्चर पल्प का यूज करते हैं ये। अगर आप देखें इनके क्लाइंट तो जी हाँ, जो क्लाइंट हैं वो काफी बड़े बड़े क्लाइंट हैं। IRCTC, हल्दीराम्स, गूगल, बीकानेर वाला, कैफे कॉफी डे, KFC, बोरोसिल, वाको, PVR सिनेमाज, आइनॉक्स, विस्तारा, एयर इंडिया, LIC, बास्किन रॉबिन्स एटसेट्रा। इनको ये जो है अपने पैकेज्ड जो आइटम्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं पैकेजिंग मटेरियल और सिर्फ एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज का यूज करके ये पैकेजिंग मटेरियल बनाते हैं, जैसा कि ये कह रहे हैं विच इज ऑल्सो कंपोस्टेबल, विच मीन्स इट इज बायोडिग्रेडेबल। तो उस तरीके से देखा जाए तो रिसाइक्लेबल है। और अभी जो राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ है वहां पे भी इन्होंने ही सप्लाई किया है। यूपी की कंपनी है, इसलिए यूपी से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होंगे हाईली लाइकली है कि वहां पे ये रहेंगे। ये देख सकते हो आप, अयोध्या की ही एग्जैक्टली कंपनी है, तो इनको फायदा मिल रहा है और इसके चलते इनके रेवेन्यू में जंप काफी अच्छा आया है और उसके साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी में भी जंप काफी अच्छा आया है। एक बार उसको हम देखते हैं। कंपनी वैसे तो आज टॉप लूजर में है, आप देख सकते हैं 10% के डाउन साइड के साथ बंद हुआ है। चलता है, होता है ऐसा, क्योंकि छोटी कंपनी है। 1350 करोड़ का मार्केट कैप है, काफी छोटा मार्केट कैप है लेकिन एक्सपेंसिव नहीं है। अभी 25 पे इसका पी रेशियो है और अगर आप 5 डे का ग्राफ देखें तो आप देख सकते हैं ह्यूज रिटर्न है 31% का। एक महीने में इसने 51% का रिटर्न दिया है। 6 महीने की बात करें तो ह्यूज ह्यूज रिटर्न है। ऑसम, इट इज 177%। और 1 ईयर की बात करें तो यहाँ भी लगभग उतना ही है। ऐसा लग रहा है कि ये रिसेंट लिस्टेड कंपनी है। 11 जुलाई 2023 को ये लिस्ट हुई है 125 रुपए के प्राइस पे और उसके बाद से इसने अभी तक 181% तक का रिटर्न दे दिया है। और आप देख ही सकते हैं ग्रोथ रिवेन्यू टर्म में। जी हाँ, ये देखिए ग्रोथ ये कंपनी दिखा रही थी। कोविड के समय थोड़ा डाउन साइड आपको देखने को मिला लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअस जो है ये फिर अप ट्रेंड में चली गई है। और सेम सी आपको स्टोरी यहाँ पे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखने को मिलेगी। रेवेन्यू जो है लास्ट ईयर का देखें तो 40% से ग्रो हुआ था और नेट इनकम जो है वो 29% से ग्रो हुआ था। एक चिंता की बात ये दिख रही है कि 8% से इनकी प्रॉफिट मार्जिन गिरी, लेकिन ओवरऑल फिर भी इसके बाद भी नेट इनकम जो है वो 29% से बढ़ा है। एबिटा भी जो है वो 24% से बढ़ा है। कंपनी का पेग रेशियो जो है वो 0.6 पे है। इसका मतलब ये है कि जो इसके प्राइस में रनअप देखने को मिला है वो अर्निंग ग्रोथ से कहीं ना कहीं अभी भी 40% कम है, जिसके चलते ये वैल्यू आपको 0.6 पे देखने को मिल रहा है। ROC देखे कंपनी का काफी अच्छा है, 30 पे है। और अगर आप ROC का ग्राफ देखें तो आप देख सकते हैं ये भी ऊपर की ओर जा रहा है। ROE जो है वो 22 पे बना हुआ है। और अगर आप देखें तो कंपनी का बुक वैल्यू भी बढ़ रहा है। आप देखें कि मार्च 22 में ये था 46 रुपए का, अभी बढ़ के ये हो गया है 54 रुपए का। जो प्रमोटर्स हैं उनके पास 48% का शेयर है और पब्लिक के पास रेस्ट ऑफ द शेयर है 52% का। यहाँ जो एक कंसर्न मुझे देखने को मिल रहा है वो ये कि लास्ट 1 ईयर से अगर आप देखें तो 85% ऑफ द शेयर्स जो हैं उसको प्रमोटर्स ने प्लेज किए हुए हैं। जो प्लेज शेयर हैं इसमें वो काफी ज्यादा है। और अगर आप देखें तो FII ने अपनी होल्डिंग इसमें एडवांस बढ़ाई थी सितंबर क्वार्टर में, लेकिन फिर से ट्रिम डाउन कर दी है। तो जी हाँ, फंडामेंटल्स या फिर जो इसके रिजल्ट आ रहे हैं वो तो काफी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन इसको आप इसके प्लेस शेयर से भी रिलेट करना पड़ेगा, जिसके चलते हो सकता है कि इसमें वोलेटिलिटी बनी रहे। जो इसका करंट प्राइस है यहाँ से भी ये करेक्ट कर सकता है और कहाँ तक करेक्ट करेगा उसको अभी हम देखेंगे टेक्निकल चार्ट के थ्रू। एक बार हम इस प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू ग्रोथ को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो मार्च 22 में था ये 300 करोड़ का, जबकि मार्च 23 में ये बढ़ के हो जाता है 420 करोड़। और इस साल अगर आप देखिए ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस पे तो ऑलरेडी 420 से तो ऊपर ये जा चुका है, 445 करोड़ का भी ये है। तो अगर अगले क्वार्टर का भी रिजल्ट हम जोड़ लेंगे तो हो सकता है कि ये वैल्यू कंफर्टेबली 420 से काफी ऊपर हो।
ऐसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी काफी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस पे, जो कि 80 करोड़ से बढ़ के 91 करोड़ का हो गया है। मार्च 22 में ये फिगर था 63 करोड़ का। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। ये देखो आप 35 करोड़ का होता है 2022 में, 23 में ये बढ़ के हो जाता है 46 करोड़ का, और इस साल ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस पे ये 51 करोड़ का है। तो जी हाँ, ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे ये कंपनी काफी अच्छा ग्रोथ दिखा रही है, एक्सेप्ट जो शेयर प्लेस किए हुए हैं उसके अलावा तो मुझे कोई प्रॉब्लम इस कंपनी में देखने को नहीं मिल रही है। आरओई और आरओसी दोनों में ही आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। हेल्दी ग्रोथ है और काफी अच्छा ग्रोथ है, दोनों ही वैल्यू 20 के ऊपर है। आरओसी जो है वो 27 पे है, पिछले साल था 2022 में, 23 में ये बढ़ के हो गया 31 पे, और अभी जो है वो नया रिजल्ट आएगा तो हो सकता है यहाँ पे ये फर्दर बढ़ा हुआ हो। और अगर हम इसका टेक्निकल चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं कि पहले जो है ये एक जंप लगाता है ऑलमोस्ट 313 रुपी का, और फिर वहां से ये गिरता है 313 से गिर के आ जाता है वापस से 248 तक। अराउंड 35% का फॉल था, लेकिन उसके बाद इसने स्ट्रेट वे जंप दिखाया है और यूज वॉल्यूम पे जंप दिखाया है। ये देखो आप। तो जी हाँ, ट्रेंड अगर ये रिवर्स होता है तो कहाँ तक आ सकता है, जो प्रीवियस हाई था इसका वो इसका सपोर्ट बन जाएगा, जो कि 316 का बनता है। तो अगर आप इंस्टॉलमेंट पहला डालना चाहते हैं तो कल कहने का मतलब है 24 जनवरी को इसमें फर्दर फॉल हो सकता है। उसको यूटिलाइज करते हुए आप कहीं ना कहीं 310 या 315 के आसपास अपना पहला इंस्टॉलमेंट डाल सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा वो 258 रुपी के आसपास आएगा। तो जी हाँ, फर्दर गिरता है तो वहां भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। छोटी कंपनी है, रिस्क इसमें बनी रहेगी, तो अपनी रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए ही इसमें इन्वेस्ट करें। अगर आप एज में ज़्यादा हैं और आपके पास टाइम जो है अब ज़्यादा नहीं है, तो जो सेफ स्टॉक मैं बताता हूँ उसमें इन्वेस्ट करें। ये ऐसे लोगों के लिए है जो यंग है, जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं है और टाइम का भी प्रॉब्लम नहीं है, लंबे समय तक मार्केट में वो इजीली बने रह सकते हैं। तो ऐसे लोग इसमें चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मल्टीबैगर ये कंपनी बन सकती है। और इसके बाद मैंने पिक किया है वारी रीन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। जी हाँ, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन का काम करती है ये कंपनी, और राइट फ्रॉम इंजीनियरिंग कंसल्टेशन टिल द इंस्टॉलेशन, ये ऑल 3 एरियाज में काम करती है। तो इसके चलते जो है प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, और जो रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं वो बहुत अच्छे आए हैं, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि आज जो है ये 5% के अपसाइड के साथ बंद हुआ है। और अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में ही इसने 527% तक का रिटर्न दे दिया है। ह्यूज रिटर्न है, और काफी लंबे वक्त तक, आई थिंक कि ऑलमोस्ट फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड टिल दिसंबर, ये जो था ये 14-1500 रुपी के आसपास था, और उसके बाद फिर से इसने डबल का रिटर्न दे दिया है विद इन 1 मंथ। तो अभी तो इसने काफी ज्यादा रिटर्न दे दिया है, ऐसा लगता है लोगों को पता था रिजल्ट के बारे में। अभी हम रिजल्ट पे आएंगे। मार्केट कैप कंपनी का काफी छोटा है, सिर्फ 5,969 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि बहुत छोटा है। तो यहाँ से भी ये कंपनी डबल होने की संभावना रखता है। अगर आप इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो आप देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे टिल मार्च क्वार्टर इसमें थोड़ा डाउनसाइड देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद एक बड़ा जंप आता है जून क्वार्टर में, और सितंबर क्वार्टर में भी बड़ा जंप आया। आप देख सकते हैं कि वाई ऑन वाई बेसिस पे अगर क्वार्टरली रिजल्ट को हम देखें तो यहाँ पे 25% का रेवेन्यू में जंप देखने को मिला था। ये सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट है, मैं दिसंबर क्वार्टर के इसके बाद आता हूँ। और नेट इनकम में जो ये जंप देखने को मिला था वो 126% का जंप था। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 82% से बढ़ा है, एबिटा भी जो है 120% से बढ़ा है। और एनुअल बेसिस पे अगर हम इसके रिजल्ट को देखें तो आप देख ही सकते हैं कि 2021 तक बहुत ज्यादा कोई इम्प्रेसिव इसमें जो रेवेन्यू ग्रोथ था वो था नहीं, जिसके चलते इसके प्राइस में भी आपको वो रिजल्ट देखने को मिल रहा होगा। प्राइस स्टैग्नेंट थी 2021 तक, लेकिन उसके बाद ये जो है एक्सप्लोड कर चुका है। 2022 में देखे आप तो रेवेन्यू था 1.61 बिलियन रुपी का, जो कि अभी बढ़ के 3.51 बिलियन रुपी का 2023 में हो गया है। ऑलमोस्ट इट्स लाइक 2 टाइम्स इन 1 ईयर। और प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है 86 मिलियन रुपी से बढ़ के 554 मिलियन रुपी। सो यहाँ पे तो ये ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स प्रॉफिटेबिलिटी में आपको जंप देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम इसका करंट क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो आप देख सकते हैं कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे और वाई ऑन वाई बेसिस पे दोनों ही रिजल्ट आप देखो
कितना परसेंटेज ग्रोथ है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे रेवेन्यू में 115% का, एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे कोई यूज है 337% का। नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 252% का, जिसको कि हम सिक्वेंशियल ग्रोथ कहते हैं। और इसके साथ साथ वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो यहाँ नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है 157% का। ये देखो आप, दिसंबर 2022 में ये फिगर था प्रॉफिट का 25 करोड़ का, जो कि अभी बढ़ के हो जाता है दिसंबर 2023 में 65 करोड़ का। ऐसे ही रेवेन्यू 74 करोड़ से बढ़ के 325 करोड़ का हो जाता है। एंड सिक्वेंशियल बेसिस पे देखेंगे आप, तो आप देख सकते हैं कि 150 से बढ़ के ये डबल हो गया है। तो जबरदस्त रिजल्ट आए हैं, जिसके चलते आज ये सर्किट में बंद हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि इस कंपनी में आप चाहें तो थोड़ा स्टेक ले सकते हैं। छोटी कंपनी है, लेकिन ऑलरेडी 4-5 टाइम्स तक का रिटर्न इसने दे दिया है। अगर हम इसके क्लाइंट लिस्ट को देखेंगे तो आपको भी इस बात का पता चलेगा कि क्यों इस कंपनी में ऐसा ग्रोथ हो रहा है। ये सारे इनके क्लाइंट हैं, आर्सलर मित्तल, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस भी है, आदित्य बिरला ग्रुप, और कॉन्टिनम, मोंडेलेस, जिंदल स्टील एंड पावर, मुंबई मेट्रो। सो मुंबई मेट्रो के ऊपर अगर आप देखें तो ये सोलर पैनल बिछाए जा रहे हैं, और वो इन्होंने ही उस प्रोजेक्ट को किया है। ऐसे ही एनटीपीसी के लिए भी काम कर रहे हैं, जहाँ पे कि ये सोलर पैनल का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी और पावर जनरेट कर रहे हैं। इसके अलावा अदानी भी है, एमटीसी ग्रुप, मेडा, सेलो एटसेट्रा, जिंदल पावर, और शारदा कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा। सो मार्की क्लाइंट है, और ये सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट ये करते हैं, जिसके बारे में मैं अभी बात करता हूँ। ये देखिए आप, ये सोलर पैनल इस तरीके से बिछाए जाते हैं, और ये देखिए आप, कंपनी का ग्रोथ लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यूअसली ऊपर की ओर है, और बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसा मैंने बात किया, लास्ट 3 ईयर्स का ग्रोथ देखिए आप 457% का है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ भी आपको कमोबेश ऐसे ही स्थिति देखने को मिल रही है। लास्ट 3 ईयर में जो ग्रोथ है वो 585% का है, एंड लास्ट 1 ईयर का 200% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ है। आरओई कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, और एक बहुत बड़े नंबर पे है। ये देखिए 73 का आरओई है। तो जी हाँ, इक्विटी के पैसे को ये बहुत अच्छे से, या फिर कहें कि एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। बहुत तेजी से आरओई बढ़ा है, आरओसीई भी बहुत तेजी से बढ़ा है। ये देखिए, ये भी 99 पे है और बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। लास्ट 1 ईयर में जो ग्रोथ है आरओसी में, वो 99% का है। डेट कंपनी में कहीं नहीं है। इसके चलते आप कहीं ना कहीं चैन की सांस ले सकते हैं कि जो भी प्रॉफिटेबिलिटी ये बनाएंगे, उसको वापस से इन्वेस्ट करके फर्दर कंपनी का एक्सपेंशन ये कर सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है मिनिमल सा डेट हो, जिसके चलते अगर आप देखें तो वो अपने अर्निंग से ये बड़े अच्छे से कवर कर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नंबर काफी ज्यादा है 69 का। कंपनी का बिग रेशियो 0.5 है, जो कि 1 के नीचे है। तो ये भी मुझे कंफर्ट दे रहा है कि अभी भी इसमें प्राइस को कैचअप करने का वक्त है। यहाँ से भी ये डबल हो सकता है, तब जाकर के जो है बिग रेशियो 1 के बराबर होगा। और आरओई और आरओसी के बारे में मैंने बात कर ली। मार्केट कैप बहुत छोटा है, 6260 करोड़ का है, तो इजिली डबल हो सकता है। और ये देखिए आप, एफआईआई और डीआईआई के पास अभी कोई होल्डिंग नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये इनकी नजर में आएगा, तो यहाँ से भी इसमें प्राइस में काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। आप देख ही सकते हैं 74.5% प्लस 2.5% टोटल ऑफ, आई थिंक मोर देन 74% इज विद द प्रमोटर्स। सो प्रमोटर को कॉन्फिडेंस है, और एक अच्छी बात है कि प्रमोटर के पास एक बड़ी होल्डिंग है। पब्लिक के पास जो है रेस्ट ऑफ द शेयर्स विच इज 25%। तो जी हाँ, यहाँ से बहुत ज्यादा चांस है कि ये कंपनी आपको काफी अच्छा रिटर्न दे सकती है। अगर लास्ट ईयर में इसने 500% का रिटर्न दिया है, तो एटलीस्ट 1/5 ऑफ दैट विच इज लाइक 100% का रिटर्न इस साल भी मिलना चाहिए। तो किसी भी गिरावट पे आप इसमें चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसको अपने रडार पे रखें, और जब भी गिरता है तो इसमें आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑल्दो अभी ये अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, रिजल्ट आया है, रिजल्ट के चलते जो है इसने एक ऑल टाइम हाई लगाया है। करेक्शन का इंतजार कीजिए, और फिर जाके ही इसमें इन्वेस्ट कीजिए। या फिर अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहते हैं, तो फिर इतना सोचने की जरूरत नहीं है। 10-20% here and there does not matter if the company is on high growth path. With that, I would like to conclude this video, and I would like to say thanks to you for staying with me so far, because it was a long video, very long videos. I have gone in details to all of these three companies, and if you want to play safe, go with Airtel. But if you are someone
who can take some risk, then you can also explore these two other companies. Thank you so much. Take care. Have a great day.